ठीक। तो क्या देख रहे थे हम लोग? मिट्टी। कल के क्लास में क्या हो गया था? मिट्टी कंप्लीट हो गया था, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, है ना। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जलवायु। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में जलवायु। तो भारत की जलवायु हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। भारत की जलवायु कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे भारत की जलवायु देखें वैसे ही छत्तीसगढ़ की जलवायु देखेंगे, है ना। तो यदि उधर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इधर काम आ जाएगा, और बार बार वही चीजें रिपीट होंगी, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट वहां हम लोग देख चुके हैं, तो वहां का थोड़ा बहुत इनपुट हम लोग इसमें डालेंगे कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होता है। तो वहां पे मैं आप लोग को बता चुका हूं कि उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, है ना। तो वही चीजें फिर से यहाँ पे रिपीट होगी, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं। कुछ कुछ फैक्चुअल डाटा है, तो जो प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन रहेगा। तो वो क्यों कहते हैं, कारण क्या है, कारण प्रभाव कारक पूछता है, लेकिन जो फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जलवायु देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु। ठीक, अब बोले जलवायु से अभिप्राय क्या है, जलवायु से आप क्या समझते हो, तो इसको वहां पर भी बता चुका हूं। जलवायु हमको दिखती नहीं है ना। जलवायु किस पे निर्भर करता है, तो ताप पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर, दाब पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे, दाब पे, प्रेशर पे, आर्द्रता पे, है ना। शुष्क वह क्षेत्र कितना शुष्क है, वह क्षेत्र कितना आर्द्र है, वहां नमी कितनी है, इन सब चीजों पर क्या करता है, निर्भर करता है। भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, कहीं पे पर्वत है तो वहां पर अलग प्रभाव पड़ेगा, पठारी क्षेत्र पे अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमको दिखता नहीं है, इसलिए इसको दिक्कत होती है समझने में। मौसम बदलते हुए दिखता है ना। तो दिन को देखोगे तो अचानक धूप है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जाओगे तो शाम को बारिश होने लगती है, रात को ठंडी लगने लगती है, तो वो दिखता है, जबकि जलवायु दिखता नहीं है ना। तो जलवायु से मतलब क्या है कि ऐसी प्राकृतिक दशाएं जो किसी क्षेत्र पे लंबे समय पे यथावत बनी रहे, है ना, उस पर परिवर्तन ना हो। जलवायु भी परिवर्तित होती है, लेकिन वो परिवर्तित होते हमें दिखती नहीं, काफी लंबा समय लगता है। यदि वो परिवर्तित हो भी जाएगा तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जबकि मौसम हमको दिख जाता है। तो ऐसी प्राकृतिक दशाएं जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वैसे ही बनी रहे, है ना, उसे उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। प्राकृतिक दशाओं से मतलब तो अभी बताया, एक तो आप क्या ले लोगे, ताप ले लेना, है ना, ताप, दाब, आर्द्रता, है ना, नमी, ठीक, पवने। तो पवनों की दिशा का प्रभाव भी इसमें क्या होता है, पड़ता है। ला नीनो, अल नीनो, आज ही यदि आप देखोगे तो न्यूज़पेपर पढ़े होगे कि ला नीनो का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा इस बार, है ना। इसलिए यहाँ पे आज ठंड ज्यादा होगी इस बार अन्य वर्षों की तुलना में। ठीक, तो ला नीनो, पवनों की दिशा में प्रभाव, महासागरीय जलधाराएं, इन सब का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है किस पे, जलवायु पे। महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव पड़ता है, पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक दशाएं। इनके कारण किसी क्षेत्र में, है ना, ये किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वैसे ही बने रहती, तो उसे ही उस क्षेत्र की क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं। ओके, मान लो इनमें परिवर्तन आया, तब जलवायु क्या होगी, परिवर्तित होगी। लेकिन यदि इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो यथावत वहां पे वो सारी दशाएं यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। क्लियर, जबकि मौसम बदलता है, जलवायु बदलते हुए नहीं दिखती। क्लियर है, तो क्लियर जलवायु, है ना। तो पूछे कोई जलवायु क्या है, तो मौसम मत समझ लेना, है ना। तो ऐसी प्राकृतिक दशाएं जो किसी क्षेत्र में लंबी समय तक बनी रहे, उसे उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। प्राकृतिक दशाओं में ताप भी आएगा, दाब, आर्द्रता, पवने, महासागरीय धाराएं, ये सारी चीजें इनमें आती हैं। क्लियर। अब जलवायु किस पे निर्भर करेगा, कारक यदि पूछेगा कि किस पे निर्भर करता है, तो याद रखना कारक कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहला जो कारक होगा वो याद रखना, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से क्या, दूरी।
क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, बोलो क्या पता है? क्या पता है जी? कुछ नहीं पता है ना, हमें कुछ नहीं मालूम। तो ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये आपकी भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। अरे भारत की जलवायु पढ़ा चुका हूं फिर भी। ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा। तो हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध पे है? उत्तरी गोलार्ध पे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। अब यहीं से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन गुजरती है? कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है ना। ये आपका क्या हो गया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है ना, पृथ्वी की 4 दशाएं बताया था मैं। सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है वो चक्कर? तो ऐसे नहीं घूमती है, वो कैसे घूमती है? ऐसे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाती है। तो 4 कंडीशन बनते हैं। एक समय पृथ्वी यहां पे रहेगा उत्तर में, उसके बाद घूमते घूमते वो सूर्य के ठीक सामने आता है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ता है? भूमध्य रेखा। फिर वो घूम के नीचे जाती है, तो सूर्य उत्तर में होता है और फिर घूम के कहाँ आती है? सामने आती है ना। जैसे कि यदि आप देखोगे तो मान लो ये क्या है आपका सूर्य। अभी मैं ऋतु परिवर्तन नहीं पढ़ा रहा हूं, बस पृथ्वी का कंडीशन बता रहा हूं कि वो कैसे रोटेट होती है। मान लो पृथ्वी वो क्या होगी? ऐसे चारों ओर घूमेगी, ठीक। तो ये भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा। ओके, तो पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। तो एक समय कंडीशन ऐसा आता है कि सूर्य दक्षिणायन पे होगा, यानी कि सूर्य नीचे होगा, पृथ्वी घूम के कहाँ आ जाती है? उसके ऊपर आती है। सूर्य वहीं वहीं रहता। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ती है, यानी आपका कहाँ पे? मकर रेखा पे, है ना। 22 दिसंबर को पड़ता है। तो यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र भारत यहाँ पे है, तो यहाँ पे सूर्य का ताप कम होगा क्योंकि यहाँ तिरछी किरणें पहुंचेगी। ओके, फिर वो जब घूम के इधर आती है तो सूर्य का जो लंबवत किरणें होंगी वो कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पे, है ना। फिर घूम के वो यहां पर आएगी तो सूर्य उत्तरायण में होता है, यानी कि उत्तर में है। तब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि कर्क रेखा। फिर वो घूम के कहां पहुंच जाती है? ऐसे। तो वो सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा। ये 4 कंडीशन बनता है, उसी को मैं कह। तो सूर्य जब उत्तरायण में होता है, पृथ्वी दक्षिणायन में होगा उसके, तो सूर्य की लंबवत किरणें कहां पे पड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध। ओके, तो 3 महीने सूर्य की लंबवत किरणें यहां से मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और जून। उत्तरी गोलार्ध में 3 महीने धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ते जाएगा, फिर 3 महीने धीरे धीरे सूर्य नीचे आते जाएगा। हालांकि क्योंकि नीचे क्यों आएगा? क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएगी, तो सूर्य की लंबवत किरणें ऊपर से कहां आते जाएगी? नीचे आते जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जून के बाद फिर से यहां से नीचे आएगी लंबवत किरणें, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, तो भूमध्य रेखा से दूरी का तात्पर्य यह है कि कोई भी क्षेत्र यदि भूमध्य रेखा के पास में होगा, तो आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त बताया था 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक ऊपर भी और नीचे भी ये क्या होता है? डोलड्रम एरिया कहलाता है, ये शांत पेटी, है ना। तो यहाँ पे पवनों की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, पवनें ऊर्ध्वाधर चलती है, तो संवहन धारा यहाँ पे पैदा होती है। तो यदि भारत भूमध्य रेखा से 10 डिग्री के काफी पास में होता, क्योंकि भारत का दक्षिणतम क्षेत्र भूमध्य रेखा के बीच में कितने की दूरी है? 876 किलोमीटर की दूरी है। ओके, भारत से लेके, तो यदि भारत और पास में होता तो यहां का क्षेत्र इससे प्रभावित होता, सीधी सी बात। और दूर यदि होता, मान लो कर्क रेखा से और दूर होता, तो सीधी सी बात है ये आपका किस में आ जाता? उपोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में आते। तो भूमध्य रेखा से दूरी काफी ज्यादा क्या करती है? महत्वपूर्ण होती है किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने के लिए।
ओके, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती है, तो यहाँ का ताप भी ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, है ना। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होते जाता है, वहां पे कम होते जाता है, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणों को विचरण करना पड़ता है। ओके, तो पहला कारक तो यही है कि समुद्र रेखा से दूरी उस क्षेत्र की जलवायु पर क्या करती, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ओके, जितनी ज्यादा दूरी होगी अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, जितनी ज्यादा निकट होगी वहां पे जलवायु भिन्न होगी। ओके, समुद्र रेखा से समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी यह भी जलवायु क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, समुद्र तल से समुद्र तट होगा ना, समुद्र तट से दूरी और आपका समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी क्या करते, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करेंगे। अब देखो, यदि आप भारत को देखोगे तो मान लो ये आपका भारत है और ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, तो क्या छत्तीसगढ़ का तट है, नहीं है, यहां पे समुद्र है, ये आपका अरब सागर है, यहां पे आपका क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस क्षेत्र में तट है क्या, नहीं है। तो तटीय क्षेत्रों में सीधी सी बात है वर्षा अधिक होती है, तटीय क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। सागर में चक्रवात उठते हैं, क्या उठते हैं, चक्रवात, है ना, बंगाल की खाड़ी में अधिकतर सबसे ज्यादा चक्रवात उठते हैं। मानसून जब आता है तो तटीय क्षेत्र में पर्वतों से टकराती है ना, तो इस क्षेत्र पे वर्षा अधिक होती है। अब चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये सागर के तट से लगा हुआ नहीं, तो इस क्षेत्र में सीधी सी बात है यहां की तुलना में यहां पे वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो वर्षा समुद्र क्षेत्र से दूरी पर भी निर्भर करती है। ओके, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है, जैसे जैसे ऊंचाई होते जाएगी, ऊंचाई बढ़ते जाएगी, तापमान कम होते जाता है, तापमान कम होते जाएगा तो सीधी सी बात है प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो तापमान जहां पे कम होगा ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, तो वहां पे वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, जैसे कि आपका निचले क्षेत्रों पे वर्षा कम होती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाओगे वायु क्या होते जाती है, ठंडी होती जाती है, तो नमी को क्या करते जाती है, छोड़ते जाती है। ओके, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे वर्षा अधिक होती है, इसीलिए देखोगे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। ओके, तो समुद्र तल से ऊंचाई भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर, तो ये सब मुख्य रूप से क्या है, कारक हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, क्लियर, तो इतना आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बनेगा ये। चलो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो हमको पता है भारत सहित पूरे, अब चूंकि छत्तीसगढ़ किसमें आता है जी, भारत का एक अभिन्न राज्य है, तो जब भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि छत्तीसगढ़ की जलवायु में कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, तो सामान्य तौर पे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो क्या बोलोगे, उष्णकटिबंधीय। ठीक, अब इसको समझाने की जरूरत है क्या, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो इसको मैं भारत पढ़ाते वक्त, भारत की जलवायु पढ़ाते वक्त बता चुका हूं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। तो बोल रहे उष्णकटिबंधीय, है ना, तो भारत जो है ये किस में आ रहा है, उष्णकटिबंध में। पृथ्वी को तापमान के आधार पे हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग जोन में बांटे हैं। तो सूर्य की लंबवत किरणें साल भर इस क्षेत्र में विचरण करती है ना, 6 महीना इधर 6 महीने इधर। तो ये आपका मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा साल भर यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें विचरण करती है। तो यहाँ का तापमान क्या होता है, ज्यादा है, तो उष्ण बोले। ठीक है, तापमान क्या है यहाँ का, ज्यादा। और भारत का जो आधा हिस्सा है बीचों बीच, वो किस में आता है, उष्णकटिबंध में आता है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यूपी बिहार वाला जो एरिया है वो उपोष्ण क्षेत्र में आता है। किस में आता है, उपोष्ण क्षेत्र में, क्योंकि 23.5 से लेके इधर हम लोग
30 डिग्री तक क्या मानते हैं? उपोष्ण कटिबंध। क्या मानते हैं? उपोष्ण कटिबंध, जहां पे आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे, ये भी बता चुका हूं। तो और ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये किस में आ जाता है आपका? तो 66.5 तक हम लोग क्या मानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। ओके, तो तीनों बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि जलवायु विभाजक का कार्य भारत में कर्क रेखा न करके कौन करता है? हिमालय। क्योंकि हिमालय के कारण, है ना, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा क्या है? हिमालय। तो हिमालय के कारण ये जो ध्रुवों से आने वाली पवनें हैं वो भारत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो जो वास्तविक शीत ऋतु इस क्षेत्र में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इसलिए जलवायु विभाजन का कार्य कर्क रेखा न करके कौन करता है? हिमालय करता है। तो यहाँ तापमान और यहाँ तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहता। ओके, तो इसलिए हम लोग पूरे भारत को किसमें शामिल कर लेते हैं? उष्ण कटिबंध में। मानसूनी, तो हमारे यहाँ मानसून आता है। ओके, वर्षा किसके कारण होती है भारत देश में? तो मानसून के कारण, है ना। तो इसको हम लोग बोले, बाकी क्षेत्र में यदि आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे वर्षा पछुआ पवनों के माध्यम से होती है, मानसून वहां पे नहीं आता है। ओके, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब मानसून क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं कि पवनों की दिशा में परिवर्तन, है ना। ऐसी पवनें जिनमें क्या है? आर्द्रता है, नमी धारण करके आ रही हैं और किसी नियम के कारण वो क्या हो जाती है? उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो इसको भी पढ़ चुके हैं, कोरोलिसिस बल फेरल का नियम, है ना। तो वो यहाँ पे नहीं देखेगी। तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, तो इसको तो याद रखोगे ही रखोगे, साथ ही याद रखने ना कि छत्तीसगढ़ की जलवायु शुष्क उप आर्द्र, क्या? शुष्क उप आर्द्र जलवायु है। तो यदि ये देगा तो ये ले लेना, ये देगा तो ये दे देना, क्योंकि आजकल थोड़ा डीप में जा तो पूछ रहा है, डीप नहीं है, सिर्फ शब्दों का अंतर है, मतलब वही है। शुष्क बोल रहा है, क्या बोल रहा है? शुष्क, तो सूखा क्षेत्र है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे छत्तीसगढ़ से, है ना, आधा कर्क रेखा जा रहा है, इधर का तापमान ज्यादा होता है ना। हमारे यहाँ पतझड़ भी होता है गर्मी के दिनों में, देखा होगा आप लोगों ने। तो इधर का क्षेत्र शुष्क है, ठीक। उप आर्द्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उप आर्द्र। तो आर्द्रता भी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाओगे तो आप चले जाना सरगुजा क्षेत्र में, गोरेला पेंडा मरवाही वाले क्षेत्र में, यहाँ की तुलना में यहाँ के तापमान में बहुत अंतर होता है। ओके, तो यहाँ पे नमी पाई जाती है, ऊंचाई का फर्क है। किसका फर्क है? ऊंचाई का, हाइट का मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका नमी देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या कि शुष्क भी है और आर्द्रता भी है, तो शुष्क उप आर्द्र जलवायु बोल सकते हैं। इसी को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो याद रखना, उष्ण और आर्द्र मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। तो अब देखो, शुष्क बोल रहा है, उष्ण बोल रहा है। शुष्क कब होगा? जब सीधी सी बात है, तापमान ज्यादा होगा, है ना, नमी वहां पे कम होगी, वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उष्ण बोल दिया, आर्द्र भी बोल दिया, मतलब तापमान भी ज्यादा है, शुष्क क्षेत्र है और वहां पे आर्द्रता भी देखने को मिलेगी, मानसून के कारण उस क्षेत्र में वर्षा भी होगी। तो ऐसे बोले उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। तो यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शुष्क उपार्द्र जलवायु, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर? तो ये आपका क्या बोलेगा जलवायु कैसा है, तो ये तीनों शब्दों को दे सकता है। ओके, तो ये अगर मान लो ये नहीं देगा तो घबराना नहीं, ये भी ले लेना, ये भी ले लेना। ओके, ये क्या आपका छत्तीसगढ़ की जलवायु बनेगा। चल, अब बोल रहा है छत्तीसगढ़ में ऋतु, क्या छत्तीसगढ़ में ऋतु है? छत्तीसगढ़ में ऋतु है। ओके, तो हम लोग जैसे स्कूल में देखेंगे बोले 6 ऋतुएं हैं। कितने ऋतुएं? 6 ऋतुएं। 6 ऋतुएं पढ़ते हैं, उसको छोड़ दो। फिर यदि आप विश्व के जलवायु के क्षेत्र पे ऋतु परिवर्तन देखोगे तो वहां पे हम लोग 4 ऋतु पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आपका ग्रीष्म ऋतु, है ना, एक पढ़ते हैं आपका शीत ऋतु,
ग्रीष्म के बाद आ जाता है क्या आपका बसंत ऋतु आ जाता है, और बसंत के बाद शीत, और शीत के बाद क्या आ जाता है, सॉरी बसंत के बाद क्या आता है आपका ग्रीष्म आता है, उल्टा हो गया है। यदि हम ग्रीष्म से लेंगे तो कौन सा ऋतु पहले मान लो, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म के बाद आता है आपका शरद ऋतु, क्या आता है, शरद ऋतु। शरद के बाद आपका शीत ऋतु, और शीत ऋतु के बाद आता है क्या आपका बसंत ऋतु। तो ये 4 ऋतुएं हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ये इस पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर, ओके, रोटेशन जब करता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो ये 4 ऋतु पढ़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम लोग 3 ऋतु देखेंगे। एक शुरू करते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु से। तो यहां पे ग्रीष्म ऋतु का डेट अलग है। यहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा जो ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होता है वो 21 जून से होता है। 21 जून से 23 सितंबर में मानते हैं कि क्या होता है पूरे पृथ्वी में, मतलब यह जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु 21 जून से 23 सितंबर के बीच में मानते हैं पृथ्वी पर। ओके, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बोले कि मानसून आ जाता है इसलिए वर्षा होती है तो गर्मी नहीं लगता है ना, लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होता उस दिन हलाकान मच जाता है। तो ये मानसून के कारण हम हमारे यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में ग्रीष्म ऋतु इसी टाइम पे होता है। ओके, लेकिन हम यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु का डेट अलग है। ठीक, ग्रीष्म के बाद क्या आ जाती है, अब देखो ये वर्षा ऋतु एक्चुअल में होता नहीं है ना, लेकिन हम लोग मानते हैं, ठीक, वर्षा ऋतु। उसके बाद आ जाते हैं किसमें, शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु हम लोग मान रहे हैं, देखो हमारे यहाँ जैसे बोले यहाँ पे मानसून से कोई लेना देने, जैसे गर्मी आई तो ग्रीष्म ऋतु, बारिश हुई तो वर्षा ऋतु, ठंड आ गई तो शीत ऋतु। यहाँ पे शरद ऋतु बसंत ऋतु से कोई लेना देना नहीं। तो बोले कब से चालू हो रहा है, तो 16 फरवरी से। 16 फरवरी से हल्का हल्का गर्मी स्टार्ट हो जाता है ना, स्वेटर वेटर सब फेंक देते हैं। 16 फरवरी से लेके अब 3 महीना, 3 ऋतु है, टोटल महीना कितना होता है जी, 12। तो सीधी सी बात है, सब कितने महीने महीने होगा, 4-4 महीने का बांट दिए हैं। तो फरवरी ले लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो 16 फरवरी से लेके आपका 15 जून तक। अब हम लोग बोलते हैं 1 जून को केरल में मानसून आ जाता है, वहां वर्षा, छत्तीसगढ़ पहुंचते पहुंचते 10 तारीख हो जाती है। तो 15 जून तक हम लोग मान लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब उसके बाद हमारे यहां से बारिश चालू, तो जैसे बारिश चालू होती तो हम लोग ले लेते हैं क्या, वर्षा ऋतु की, वर्षा आ गई है, वर्षा हो रही है, जबकि ये मानसून के कारण होती है। तो यहां से हम लोग ले लेंगे 16 तारीख से, 16 जून से। अब 4 महीना बारिश करवाएंगे, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर, ठीक, 15 अक्टूबर तक क्या मान लिए हम लोग, वर्षा ऋतु मान लिए। डेट को याद रखना, कोई भरोसा नहीं, डेट भी पूछ देगा, ठीक, क्योंकि पूछने के लिए जलवायु में कुछ नहीं है उसके पास, यही सब छोटा छोटा चीज पूछेगा बच्चा, अरे छोड़ना मैं तो बना लूंगा, और देता है कहां, नहीं बनता है। ठीक, शीत ऋतु, अब बारिश बंद हो गई ना बारिश, अब यहां से ठंडी, देखो हल्का हल्का ठंडी चालू हो गया। अभी दोपहर को नहीं लग रहा है, बाहर निकल जा रहे हैं, सुबह ठंडी लगेगी, शाम को ठंडी लगेगी। तो अक्टूबर, अभी नवंबर आ गया, तो यहां से बोले 16 अक्टूबर से, 16 अक्टूबर 4 महीना फिर जोड़ लो, तो 15 फरवरी तक हम लोग मानते हैं क्या, आपका शीत ऋतु। तो ये छत्तीसगढ़ में ऋतु, डेट याद रहेगा, बनेगा। क्लियर, चलो, तो ये क्या, छत्तीसगढ़ में ऋतु, और ये आपका क्या, जलवायु। ठीक, बनेगा यहां तक। अब यदि बोल रहा है, वो बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में वर्षा काहे से होती है। ओके, तो पता है कि भारत भर में वर्षा काहे से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ग्रीष्म ऋतु में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ये हम लोग भारत में पढ़े। भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है, एक ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये वर्षा ऋतु हो जाएगा, है ना, तो भारत से जोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा केवल एक समय होती है, ग्रीष्म ऋतु में, जबकि पूरे भारत भर में वर्षा 2 ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु वाला बताया था आपको।
तो हम लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्षा काहे से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ग्रीष्म ऋतु। ओके, अब वो अपवाद को छोड़ दो, ठंड में भी कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो जाती है और चक्रवात उठते हैं बंगाल की खाड़ी से, तो उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है ना। लेकिन वो फिक्स नहीं है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी, यहां से चक्रवात उठे, अभी एक चक्रवात उठा था, तो उसका प्रभाव ये चक्रवात घूम के इधर तट पे आके टकराता है, तो विशाखापट्टनम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पे वर्षा होती है। प्रचंड चक्रवात है तो उसका प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ तक भी देखने को मिल जाता है, मध्य प्रदेश तक भी मिल जाता है। ओके, तो ये कंफर्म यदि फिक्स नहीं है, ये कभी उठता है अचानक से, कभी नहीं, जबकि ये जलवायु फिक्स है, वैसे ही है। ओके, तो इसका कोई लेना देना जलवायु से नहीं है, चक्रवात का। ओके, तो वर्षा काहे से हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ओके, अभी लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था, है ना, पिछले साल वाले, तो उसमें वो दक्षिण पूर्व ले लिया था और फिर उसके बाद वो आंसर को सुधारा भी नहीं, है ना। तो दक्षिण पश्चिम क्यों होता है, ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते वक्त मैं अच्छे से बता चुका हूं, है ना। मानसून मतलब ऐसी आर्द्र पवनें जिनकी दिशाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो ये आपका 0 डिग्री बताया था, ये आपका 10 डिग्री, और इधर भी आओगे तो आपका 10 डिग्री, तो ये क्या कहलाता है, आपका डोलड्रम पेटी कहलाता है। और नीचे क्या है आपका, तो ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका भूमध्य रेखा है, मान लो पृथ्वी है। ओके, तो पवने फेरल के नियम के अनुसार कोरिलेसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवने कहां की ओर मुड़ती हैं, तो दक्षिण की ओर, सॉरी किधर की ओर मुड़ती है, बाईं ओर, ठीक है, सॉरी राइट साइड। किस ओर मुड़ती है, राइट साइड, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो पवने ऐसे आ रही हैं, जब वो डोलड्रम में पहुंचती हैं तो डोलड्रम में कोरिलेसिस बल काम नहीं करता है, ये भी बता चुका हूं, क्यों नहीं करता है ये भी बता चुका। फिर जैसे ही वो डोलड्रम को क्रॉस करती हैं तो वो उस पर कोरिलेसिस बल काम करने लगता है, तो किस ओर मुड़ जाती है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये पवने आ कहां से रही है, तो दिख रहा है, सीधी सी बात है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है। कहां से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से, और जा कहां की ओर रही है, उत्तर पूर्व की ओर। तो नामकरण वहीं से होता है जहां से पवने आती है। ओके, ये सब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त मैं बता चुका हूं, क्लियर। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत से ही छत्तीसगढ़ में भी वर्षा काहे से होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर ये इसकी 4 शाखा है, तो एक शाखा जाती है कहां, अरब सागर में, और एक शाखा आपकी बंगाल की खाड़ी वाली से। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा पूछेगा काहे से होती है, तो वो उत्तर कुछ भी ले, हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, हमको बस याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून से। पूर्व ले उत्तर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आंसर को लेना छोड़ दो उसको, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। अब इसमें एक शाखा बढ़ जाती है, अरब सागर से नमी धारण करेगी, हिंद महासागर से तो आ ही रही है नमी लेकर, लेकिन एक ब्रांच कहां पे, अरब सागर पे, और एक ब्रांच आपका कहां से, तो बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करेगी। कहां से, बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर वाली शाखा से छत्तीसगढ़ में 10% वर्षा होती है। कितने प्रतिशत, 10%। अब ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि कहां पे चढ़ेगी तो वर्षा होगी, नीचे उतरती तो वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है, इसको याद रखो, ठीक। तो ये जैसे कि आपका भारत देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट का पर्वत है, पूर्वी घाट का पर्वत, तो अरब सागर वाली शाखा से इधर पूरा अरावली पर्वत तक वर्षा होती है। कुछ मात्रा, अब यहाँ पे माइकल श्रेणी है तो इधर तो आने से रहा, तो थोड़ा बहुत वर्षा आपको यहाँ पे एक दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। काहे से, अरब सागर से। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पूरे छत्तीसगढ़ में इसी से वर्षा होती है, ठीक। तो इसको याद रख, इसको भी पूछ सकते, कोई भरोसा नहीं। जिसको सोचोगे अरे छोटा छोटा चीज है, इसको तो नहीं पूछेगा, पढ़ते नहीं है, उसी पूछ देता है, वहीं पे कंफ्यूजन। वो क्या करेगा, ऑप्शन में खेल देगा, ऑप्शन को एकदम पास पास रखता है, ठीक। चलो, तो इसको याद रखना। अब देखते हैं वितरण, वर्षा का वितरण छत्तीसगढ़ में, वर्षा का वितरण, ठीक, कि कितने कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी वर्षा होती है। तो औसतन वर्षा पूछेगा, छत्तीसगढ़ में जो एवरेज रेनफॉल है, औसतन वर्षा
वो 1300 से 1325 मिलीमीटर के आसपास होती है। 1300 से 1325 मिलीमीटर के आसपास औसतन वर्षा। ओके, ठीक, इसको याद रखना। अब ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। ये क्या है, छत्तीसगढ़। ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये छत्तीसगढ़ का मैदान और ये दंडकारण्य का पठार। इधर जाओगे तो ये आपका क्या है, मैकल श्रेणी। ठीक, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में, कहां पे, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। पूर्वी बघेलखंड के पठार में 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी, 1400 मिलीमीटर। तो बोलेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में कितना मिलीमीटर वर्षा होता है, तो 1400। छत्तीसगढ़ के मैदान में, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में याद रखना 1500 मिलीमीटर वर्षा। कितना, 1500 मिलीमीटर। ओके, दंडकारण्य के पठार में, दंडकारण्य के पठार में भी आपका कितना, 1500 मिलीमीटर। कितना, 1500 मिलीमीटर। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपका 1600 मिलीमीटर। कितना, 1600 मिलीमीटर। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कितना, 1600 मिलीमीटर। 14, 15, 15 और 16। ठीक, बनेगा। अब देखो, एक अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये आपका रायगढ़ बेसिन, क्या है, रायगढ़ बेसिन। ये बलरामपुर का रामानुजनगर और वाड्रफ नगर, ठीक, सॉरी, रामानुजगंज। रामानुजनगर तो सूरजपुर में। ओके, तो ये रामानुजगंज और वाड्रफ नगर। ओके, तो इन क्षेत्रों में वर्षा, और ये आपका मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी में 1300 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ओके, बताया था वृष्टि छाया प्रदेश बनता है कवर्धा वाले क्षेत्र में। कहां पे, कवर्धा वाले क्षेत्र में। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इधर से वर्षा ऐसे करके चढ़ती है, पवनेश्वरी, तो इधर क्षेत्र में खूब वर्षा होगी ऐसे। अब यहां से नीचे उतरती है, तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे जैसे पवने नीचे उतरती जाएंगी, तापमान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वायु गर्म होते जाएगी, नमी, गर्म वायु क्या करती है, नमी को धारण करती है, छोड़ती नहीं, तो इस क्षेत्र पे वर्षा नहीं होगा। तो इधर कवर्धा वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। ओके, वृष्टि छाया प्रदेश। तो कवर्धा वाले क्षेत्र पे इधर मैकल श्रेणी में 1300 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। रायगढ़ बेसिन, यहां पे 1600 मिलीमीटर वर्षा। कितना, 1600 मिलीमीटर। अबूझमाड़ की पहाड़ी है, ये क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो यहां पर भी आपका 1600 मिलीमीटर वर्षा। क्लियर है, इसको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ में क्या है, वर्षा का वितरण। ये बलरामपुर का रामानुजनगर और सॉरी रामानुजगंज और वाड्रफ नगर, यहां पे 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितना, 1300 मिलीमीटर वर्षा। क्लियर, बनेगा, तो इसको याद रखना। अब बोले यहां पे वर्षा कम क्यों हो रही है, तो स्थल आकृति। अब ये आपका पूरा क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ पे कई पहाड़ी है, तो ये रामानुजनगर और ये वाड्रफ नगर, इनके हाइट में इधर की तुलना में काफी डिफरेंस। ओके, तो अभी शुरू क्षेत्र में शुरू पहले बताया, पाट वाला एरिया हो गया, पहाड़ वाला एरिया हो गया, वहां पे वर्षा अधिक होती है। ठीक, किसकी तुलना में, मैदानी क्षेत्र की तुलना। तो इधर ये हाइट का भी डिफरेंस होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा कम होती है। क्लियर है। अब इधर क्यों हो रही है कम वर्षा, इधर क्यों हो रही है, क्योंकि आपका क्या बना रहा है, मैकल श्रेणी। इधर की पवने यहाँ पर आने के बाद क्या होती है, नीचे उतरने लगती है, तो वर्षा नहीं हो पाती, तो यहाँ पे कम वर्षा। अब ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई ज्यादा है, पूरा अबूझमाड़ किस में बसा हुआ है, ऊंचाई क्षेत्र है, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। अब इधर से आती है दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे, तो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचती, इधर ज्यादा वर्षा होती है।
इधर से भी आपका दक्षिण अरब सागर वाली शाखा से भी ये वर्षा प्राप्त करती है। इधर से आई मानसून रायगढ़ बेसिन वाले एरिया में, यहां पर भी आपको वर्षा अधिक देखने को मिले। तो इतना ही आपका वर्षा का वितरण है, इसको याद रखना। क्लियर? चलो बनेगा। अब कुछ फैक्ट है उसको याद कर लो। जैसे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक, तो पूछेगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये देखो ये दिख रहा होगा, ये 1600, ठीक, ये 1600 और ये आपका 1600। तो तीन जगह याद रखना, एक जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या बताया हूं, रायगढ़ बेसिन में, रायगढ़ बेसिन, और उसके बाद कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़। क्लियर? ये पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब यदि पूछेगा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, क्षेत्र बोलेगा ना, एरिया, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र सब में ना, ये तीनों से भी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो अबूझमाड़ लगाओगे। क्या लगाओगे? अबूझमाड़। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अबूझमाड़। लेकिन यदि बोलेगा, सॉरी, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, क्षेत्र ना बोलकर पूछेगा, सॉरी, जिला पूछता है, जिला क्या पूछता है? जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो लगाना क्या आपका? जसपुर। क्या लगाना? जसपुर। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोलेगा तो क्या लगो? अबूझमाड़। एरिया देखो, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है कांकेर में भी है, नारायणपुर में और बीजापुर में भी, तो पूरा एरिया हो गया वो। तो एरिया में अबूझमाड़ लेना, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बोलेगा तो क्या लगाओगे? जसपुर। ओके। अब बोलेगा कि न्यूनतम वर्षा वाला, चाहे क्षेत्र बोले या आपका जिला बोले, तो दोनों में क्या लगाना? कबीरधाम। क्या लगाना? कबीरधाम। यानी कि कबीरधाम जिले में क्या जगह का नाम आपका? कवर्धा। ओके। तो क्षेत्र में भी कवर्धा और जिला में भी आपका क्या? कवर्धा। ओके। तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र या जिला बोलेगा तो क्या लगाओगे? कबीरधाम। ओके। यहां पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश है ना, यानी कि ठंडा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंड वाला स्थान, तो सर्वाधिक ठंडा, सबसे ज्यादा जहां पे ठंड होती है, ओके, वो है कौन सा? आपका मैनपाट। क्या? मैनपाट। कौन सा क्षेत्र? मैनपाट। अब देखो एक प्रश्न बन सकता है कि अब देखो ये पूरा आपका क्षेत्र है ना, तो यहां पे आपका बैलाडीला की पहाड़ी है, सॉरी बैलाडीला गौरलाटा है, ये मैनपाट है, पाट प्रदेश। इधर आपका नंदीराज चोटी है, बैलाडीला की पहाड़ी, तो हाइट तो लगभग सेम है ना। इधर से जाती है कर्क रेखा, क्या जाती है? कर्क रेखा। तो इधर वर्षा होती है, इधर वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, इधर भी वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन इधर की तुलना में इधर का तापमान क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इधर का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, इधर का तापमान क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये मुख्य रूप से नीचे जाते जाओगे तो भूमध्य रेखा के नजदीक है ना, इधर का तापमान इधर की तुलना में क्या है? कम है। ठीक, इधर का तापमान कम, इधर का तापमान ज्यादा। ठीक।
तो सर्वाधिक ठंडा प्रदेश बोलेगा तो मेन पार्ट, और मेन पार्ट के बाद दूसरा स्थान आता है किसका? पेंड्रा। किसका? पेंड्रा। ओके। बोलेगा सबसे ज्यादा गर्म स्थान, सर्वाधिक गर्म स्थान छत्तीसगढ़ में, सर्वाधिक गर्म स्थान, तो क्या लगाओगे? चांपा। क्या लगाओगे? चांपा। पेड़ पौधा है नहीं, औद्योगिकरण वहां पे ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, सीधी सी बात है, गर्मी तो होगी। ठीक, तो सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है आपका? चांपा। सर्वाधिक ठंडा स्थान बोलेगा तो मेन पार्ट, और सेकेंड नंबर में कौन आएगा? आपका पेड़। क्लियर? तो ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ में जलवायु। तो इतना चीज आपको इसमें क्या करना है? याद रखना है। ठीक, कहां गए? हाँ, तो ये कुछ बेसिक चीज है ना, कारक, प्रभाव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कि जलवायु कैसी है छत्तीसगढ़ में, ऋतुएं है ना, छत्तीसगढ़ में वर्षा कब कब होती है, किस किस कारण से होती है, कितना कितना होता है। ओके। उसके बाद वर्षा का वितरण, और ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे जलवायु छत्तीसगढ़ की क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसके बाद फिर कल से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, चलो।